बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज आप लोगों का असिस्टेंट का पेपर हुआ है और इसके रेलिवेंट जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस आए हैं उसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, जिसमें डिटेल से हम आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको उनका बैकग्राउंड बताएंगे कॉन्सेप्चुअली। जिन लोगों का पेपर आज हुआ है तो वो लोग अपना सही आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया उन लोगों का जो है एज अ पेपर ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनका ये पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को, अगर मैं पाक स्टडी वाले पोर्शन की बात करूं तो वहाँ पर क्वेश्चन था अंजुमन हमायत इस्लाम के बारे में कि ये कब बनी थी। तो अंजुमन हमायत इस्लाम जो है 1884 में बनी थी। ये एक मस्जिद में बेसिकली बनी थी लाहौर में, और इसकी जो बुनियाद है वो रखी थी खलीफा हमीदुद्दीन ने। और इसका जो अल्टीमेट पर्पस था वो यही था कि जो लाहौर के लोग हैं वो अपने साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर कॉमन गुड। और इसके साथ साथ जो इसका सिलेबस था वो सेकुलर और रिलीजियस सिलेबस सबको प्रमोट करना था। आपको पता है देवबंद तहरीक का जो मकसद था वो बेसिकली इस्लाम की तरफ ज़्यादा झुकाव था, और अलीगढ़ का जो झुकाव था वो वेस्टर्न नॉलेज की तरफ था अकॉर्डिंग टू सम पीपल। तो इस तरह से जो है ये एक ऐसी अंजुमन हिमायत इस्लाम एक ऐसी मूवमेंट थी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका जो पर्पस था अल्टीमेट वो कॉमन गुड और इस तरह से सेकुलर और रिलीजियस एजुकेशन को साथ लेके चलना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और वो इलामा इकबाल के बारे में था कि उनके जो थीसिस का टॉपिक था वो क्या था। तो इलामा इकबाल के जो थीसिस का टॉपिक था वो था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। और ये बेसिकली इन्होंने अपना फाइनल थीसिस था जो सबमिट करवाया था इन्होंने 1908 में, और ये इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली थी जर्मनी की यूनिवर्सिटी से। बेसिकली तो इस यूनिवर्सिटी को सम टाइम जो है वो पेपर्स में भी और बुक्स में म्यूनिख यूनिवर्सिटी लिखा होता है। म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली, लेकिन म्यूनिख जो है वो एक सिटी है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम म्यूनिख। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना जो फाइनल थीसिस का टॉपिक था वो सबमिट करवाया था 1908 में, और पीएचडी की इन्होंने यहाँ से डिग्री जो है वो अर्न की थी। तो ये इलामा इकबाल के रेलिवेंट यहाँ पर टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके थीसिस का टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। तो ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन में टॉपिक जो है ये रिपीट होता है इलामा इकबाल का, और इनकी बुक्स भी काफ़ी पूछी जाती हैं। बांगे दरा के बारे में पूछा जाता है। उर्दू में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फ़रिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं उनके किस किताब में है, तो ये बाले जिब्रील में है। ठीक है, इसी हवाले से उनकी बुक्स के बारे में पूछा जाता है, शिकवा जवाब शिकवा का पूछा जाता है। फिर उनकी फ़ारसी की और उर्दू की जो किताबें हैं उनके बारे में पूछा जाता है, पब्लिश कब हुई हैं। ठीक है, और उनकी कौन सी किताब है जो फ़ारसी में भी है उर्दू में भी है। तो इस तरह से आप उनकी तमाम जो बुक्स हैं उनकी लाइफ उनकी बायोग्राफीज़ तमाम चीज़ों को तैयार करें ताकि आप लोगों को ईज़िली जो है इस तरह के सवाल अटैम्प्ट करने में आसानी हो। उसके बाद जी एक क्वेश्चन और था कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कब बना। तो 1800 में ये कॉलेज बना था, और बेसिकली अगर इसकी पूरी डेट की बात की जाए, कंप्लीट डेट की अगर बात की जाए तो ये अगस्त 1800 को बना था, और इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। ठीक है, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज बना क्यों था ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन जब आपने पेपर को रीड आउट करना है तो उसके रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपने तमाम चीज़ों को साथ साथ पढ़ना है। तो इसका जो बेसिकली एम था वो था जी ट्रेन करना, जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे उनको इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रेन करना, इसका बेसिक पर्पस था, और ये बना था कलकत्ता में। तो आप लोगों को ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है इस्टेब्लिश किस सिटी में हुई उस टाइम पर, उसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसको इस्टेब्लिश किसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेपर में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के बारे में पूछा गया था। इट वाज़ अ रिप्यूटेड रेगुलर मैगज़ीन, और इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था, और इस रिसाले का मकसद यही था सोशल और एथिकल रिफॉर्म्स लेके आना, और ये दिसंबर 1870 में पब्लिश हुआ। इसकी जो लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। सर सैयद अहमद ख़ान जिस तरह से सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे, मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे, तो उनकी जो मूवमेंट थी बेसिकली तहरीक अलीगढ़,
से रेलिवेंट उन्होंने जो तालीमी इदारे जो हैं वो बनाए। जैसे उनकी सोशल सर्विसेज की बात की जाए तो उसमें उन्होंने यतीम खाना बनाया, ठीक है। उसके अलावा ये इनकी एजुकेशनल सर्विसेज की बात की जाए तो गुलशन स्कूल या मुरादाबाद स्कूल बनाया। 1877 में उन्होंने जो है एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। 1920 में जो बाद में जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तौर पे सामने आई। तो इस तरह से जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने उनकी जो आप यूँ कह लें कि लिटरेरी सर्विसेज के अंदर, जिसमें उन्होंने किताबें भी लिखी, खुतबात अहमदिया उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे उन्होंने लिखी, और विलियम म्यूर की किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब उन्होंने खुतबात अहमदिया में दिया। तो इसी तरह से इनकी लिटरेरी सर्विसेज के अंदर जो है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक भी आता है 1870 में। उसके अलावा इनकी लिटरेरी सर्विसेज की बात की जाए तो इसके अलावा इन्होंने लॉयल्स मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, कॉजेज़ द रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि इस तरह से इन्होंने बहुत सारी लिटरेरी सर्विसेज दी जिसमें उन्होंने मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत सारा काम किया। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया पेपर में डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में था, वो नोबेल प्राइज़ उनको कब मिला? 1979 में इनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। और इनकी थोड़ी सी आप लोगों ने बायोग्राफ़ी भी पढ़ लेनी है। ये पैदा हुए हैं जनवरी 1926 को, 29 जनवरी 1926 को, और इनकी जो डेथ डेट है वो नवंबर 1996 में है। और इनकी जो एज थी ओवरऑल वो 70 इयर्स बनती है, ठीक है। और ये झंग में पैदा हुए हैं, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट झंग में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था डे ऑफ डिलीवरेंस के बारे में, जिसको योम निजात भी कहते हैं, कि मुसलमानों ने योम निजात कब मनाया। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला ये वाला जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि जी दिसंबर 22 1939 में योम निजात मुसलमानों ने मनाया था। तो ये कायद आज़म के कहने पे मनाया था बेसिकली। ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है पेपर में कि किसके कहने पे मनाया था। तो बेसिकली ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है उनकी तरफ से जो था ये डे ऑफ डिलीवरेंस। और ये था क्यों? क्योंकि 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आ गई थी, आपको पता है। और वहाँ पर फिर क्या क्या 8 प्रोविंसेस में, तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि मुसलमानों के साथ जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म सितम किया। अपना तिरंगा झंडा उनका था वो लहराना शुरू कर दिया। जो गाय का ज़बीहा है उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को जो है अपने मंदिरों में बच्चों को जो है वो तालीम देना शुरू कर दी। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म सितम किए। अब रीज़न्स क्या हुई कि जो कांग्रेस की पार्टी थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया प्रोविंशियल और सेंट्रल जो ऑफिस थे वहाँ से। क्यों रिज़ाइन किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात पर कि जी आपने वर्ल्ड वार 2 में हमसे कंसल्ट नहीं किया डिसीजन मेकिंग में। तो इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो इस खुशी में मुसलमानों ने कायद आज़म के कहने पर दिसंबर 22 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस या फिर उर्दू में जिसको आप कह लें योम निजात मनाया, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में भी पूछा जाता है पेपर में, वो है 16 अगस्त 1946। इसके अलावा इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो है यूँ कह लें कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है या फिर जितनी आपको पॉलिटिकल साइंस का पता होना चाहिए, यूँ कह लें कि एक पाक स्टडी के सब्जेक्ट में से ही आपसे क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ये गया था कि ये बताएं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कौन से हैं। तो जी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की अगर आप बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बगैर कोई स्टेट मुकम्मल नहीं होती। तो स्टेट क्या होती है? स्टेट एक इंडिपेंडेंट जो है वो कंट्री होता है जिसकी अपनी सुवरेनिटी उसके पास होती है। एक स्टेट होने के लिए 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, वो है पॉपुलेशन सबसे पहले, उसके बाद आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए, थर्ड जो इसका ऑर्गन है वो गवर्नमेंट है, और चौथा जो है वो सुवरेनिटी है। 4 एलिमेंट्स हों तो आपकी स्टेट बनती है। अगर इन 4 एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तो फिर आपकी स्टेट जो है वो स्टेट नहीं कहलाएगी। लाइकवाइज अगर आपके पास सुवरेनिटी नहीं है तो फिर आपकी स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं कहलाएगी। अगर कोई नेशन है उसके पास टेरिटरी है और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी नहीं है तो वो भी एक स्टेट नहीं होगी, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट स्टेट। एक स्टेट के लिए आपके पास 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो टेरिटरी आपकी लैंड होती है, गवर्नमेंट होती है, एक मशीनरी होती है जिसके थ्रू आपकी स्टेट चल रही होती है। सोवरेनिटी क्या होती है? आपका
जिसको कह लें अल्टीमेट पावर होती है, जो आपकी स्टेट के अंदर भी और बाहर भी। अगर बाहर की बात की जाए तो आजकल की दुनिया में वन रूल वन नेशन चल रहा है, और इस्लामिक स्टेट के अंदर सुवरेनिटी किसकी होती है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो इस्लामिक स्टेट में जो सुवरेनिटी होती है वो अल्लाह ताला के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो था 21st अमेंडमेंट के बारे में, यानी 21वीं तरमीम के बारे में। और ये तरमीम जो है बेसिकली हुई थी फॉर स्पीडली ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के लिए। पाकिस्तान में 2014 में दिसंबर 16 2014 में पेशावर अटैक हुआ है। उसके बाद जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई। नेशनल असम्बली ने बिल पास किया 2015 में, बेसिकली ये पास हुआ था। और उसके बाद 2017 तक ये कोर्ट्स जो थी 21st अमेंडमेंट के थ्रू इनको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन बाद में इनका दौरानिया बढ़ा दिया गया और ये 2019 तक चली गई, और 2017 में इनका दौरानिया बढ़ाया गया था 6 जनवरी 2017 से आगे 6 जनवरी 2019 तक चली गई। और ये अगेन फिर एक अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको 24वीं अमेंडमेंट कहते हैं। उसके थ्रू जो है फॉर 2 इयर्स इनको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये जी क्वेश्चन था 21st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स, फॉर स्पीडली ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के लिए ये वाली जो अमेंडमेंट है ये हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा गया था, और वो था मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, जो कि 1931 में पैदा हुए हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1990 में। और बेसिकली ये स्टालिन की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। स्टालिन कौन थे? ये 1924 से लेकर 1950s तक जो है ये रशिया के बेसिकली रही हैं प्रेसिडेंट। और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे इन्होंने 2 रिफॉर्म्स की थी, जिन रिफॉर्म्स को हम कहते हैं ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ये ग्लासनोस्ट जो है बेसिकली इसका मतलब है ओपननेस, मीनिंग इसका आप ले लें कि फ्रीडम फॉर स्पीच एंड फ्रीडम फॉर प्रेस और स्पीच की जो फ्रीडम है रशिया में उस टाइम पर ये नहीं थी। ये रिफॉर्म्स की गई और इन रिफॉर्म्स के बाद जो है सबको फ्रीडम फॉर स्पीच एंड प्रेस मिली। और इन्होंने जो है फंडामेंटल राइट्स जो थे वो ओपन कर दिए यूएसएसआर में, और इससे पहले जो था यूएसएसआर में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो सेकंड इनकी रिफॉर्म थी उसका मतलब है रिकंस्ट्रक्शन। सो ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोवियत यूनियन। उन्होंने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में बात की, टू शेप विद न्यू रिफॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोवियत यूनियन। तो इनकी ये जो 2 रिफॉर्म्स थी ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। 1970s में आपको पता है रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, और जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद जो था ये 1924 में जो है वो इनका एक और लीडर जिसको स्टालिन कहते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट आया। और उसके बाद जो है ये वाले जो प्रेसिडेंट हैं इनके जो लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर जिनको बोलते हैं, इनकी जो 2 रिफॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और इस वजह से जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1990s में। इन्हीं के दौर में 1988 में जो है वो जिनेवा पैक्ट भी हुआ। ही एंडेड कोल्ड वॉर एंड ही डिड जिनेवा पैक्ट इन 1988। और अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इनके जो है वो बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो इन्होंने जो है वो स्टालिन की जो सख्त पॉलिसीज़ थी उनको नापसंद किया, और बाद में इन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के नाम से, जो कि 2 रशियन टर्म्स हैं बेसिकली, इनको लेकर आगे के, और इन्होंने फ्रीडम दी लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस दी, और इनको जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की, जिसको रशियन टर्म में पेरेस्ट्रोइका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस्लामियात के पोर्शन में क्वेश्चंस कुछ आए थे, जिसमें सीरतुन नबी किसकी तसनीफ़ है। ये किताब जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी की लिखी हुई है, और ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी हुई है। उसके अलावा उसवे हुस्ना किस सूरत में है, तो उसवे हुस्ना जो है वो सूरह अहज़ाब में उसका ज़िक्र है, और इसी सूरह में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुँह बोले बेटे हैं ज़ैद बिन हारिस, उनका ज़िक्र है, द ओनली सहाबी मेंशन्ड इन द होली कुरान। तो इसी में जो है वो उनका ज़िक्र है। ओवरऑल ये सूरह अहज़ाब जो है कुरान पाक की 33rd जो है वो सूरह बनती है, 33वीं। और अगर आप वर्स नंबर की बात करें जिसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिस का ज़िक्र है, तो वर्स नंबर है 30। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास मुकम्मल नहीं है, आप लोग को मज़ीद क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मज़ीद क्वेश्चंस को ऐड कर दें।
क्वेश्चन हज़रत ख़दीजा के बारे में था कि तिजारत में उनके साथ कौन था, तो उनके साथ उनका ग़ुलाम मैसरा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 इयर्स की एज में जो है हज़रत ख़दीजा के साथ तिजारत स्टार्ट की थी, और उनके लिए वो माल लेके जाया करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तिजारत के सफ़र की बात की जाए, तो इनका जो सफ़र है, उन्होंने जो पहला जो सफ़र किया था तिजारत के लिए, वो इन्होंने किया है सीरिया की तरफ, और इन्होंने 12 साल की उम्र में किया है अपने चचा अबू तालिब के साथ। उसके बाद एक और क्वेश्चन जंग कादसिया के बारे में। जंग कादसिया जो है वो 614 हिजरी में जो है वो लड़ी गई, और ये हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में लड़ी गई थी। ये जंग ईरानियों और मुसलमानों के दरमियान में थी। पहले दिन को अरमास कहा जाता है। अरमास रमस से निकला है, जिसके मायने हैं जी पाँव तले रोंदना। दूसरे दिन को अगवास कहा जाता है, इसकी मीनिंग है मदद और पुकार के। और जो तीसरा दिन है उसको अम्मास कहा जाता है। इस दिन शदीद जंग हुई थी और फैसला कुन जंग थी। चौथे दिन को लैलतुल हरीर बोला जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी तक जो है वो ज़ख्मियों के रोने की और उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका इंग्लिश का है। इसमें आप लोगों से कुछ जो है फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए थे, कुछ प्रेपोजिशन पूछे गए थे, जो कि प्रेपोजिशन जिसमें से आप लोगों को पुट इनटू जो है एक क्वेश्चन आया था। पुट बेसिकली एक वर्ब है, और वर्ब प्रेपोजिशन में इसको वर्ब प्रेपोजिशन कह सकते हैं आप। पुट जो है एक वर्ब है और इनटू जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो पुट इन, पुट आउट, पुट इनटू, इस तरह करके इनकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो पुट इनटू का मतलब क्या था? डिवोट टाइम एंड एफर्ट टू समथिंग। इसी तरह से टेक आउट जो है उसका मतलब था टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर। इसी तरह से पुट विद का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब था। इसका मतलब है टॉलरेट करना। किस चीज़ को टॉलरेट करना? जिसको आप बर्दाश्त ना कर सकते हो या फिर जिसको नापसंद करते हो। उसके बाद टू बरी द हज का मतलब जो था टू एग्री टू एंड डिसएग्रीमेंट, यानी कि पीसफुल टॉक करना। उसके बाद जी एक और क्वेश्चन था पाल्ट्री, तो इसका जो सैनोनिम था वो स्मॉल था। इस तरह से आप लोगों को ये कुछ चंद क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप मज़ीद क्वेश्चंस जिन कैंडिडेट्स ने पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया है, आप लोग मज़ीद क्वेश्चंस ऐड करवाएं कमेंट्स बॉक्स में, तो हम उन क्वेश्चंस को भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारी क्लासेस या टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों रिलेटेड क्लासेस, रिलेटेड टेस्ट सीरीज़, तो आप हमसे जो है वो फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।